पार्ट नंबर 38। पेशकश मीरे कारवान। कोई औरत तुमसे मिलने आई हुई है? सोनिया ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पता नहीं, कब से छुप छुप कर तुम इससे मिलते रहे हो। हमसे तो कभी तुमने इसका जिक्र ही नहीं किया था। कौन औरत? मैं गड़बड़ा सा गया। मैं यहाँ किसी औरत को नहीं जानता और ना ही किसी से मिलता रहा हूँ। कौन है वो? अंदर बैठी हुई है, जाकर देख लो, सोनिया ने जवाब दिया। मैं बरामदे वाले दरवाजे से अंदर आ गया। सोनिया भी मेरे साथ ही थी। लाउंज में एन सामने वाले सोफे पर बमला बैठी हुई थी। मुझे देखकर उसके होंठ भी सिकुड़ गए। उसके सामने दूसरे सोफे पर कोई औरत बैठी हुई थी। उसकी पुश्त मेरी तरफ थी और मैं सिर्फ इतना देख सकता था कि उसने सुरमई रंग की साड़ी पहन रखी थी। मैं झिझकते हुए आगे बढ़ा और जैसे ही सामने पहुंचा वो औरत उठकर खड़ी हो गई। मेरे दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ और मैं उछल पड़ा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो शोभा थी। सुरमई साड़ी उसके गोरे बदन पर खूब खिल रही थी। हल्के से मेकअप ने उसके हुस्न में बेहद निखार पैदा कर दिया था। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये वही औरत है जिसने कल एक शोक की चादर ओढ़ रखी थी। सुरमई साड़ी पर एक बालिश्त चौड़ा खूबसूरत बॉर्डर था। स्लीवलेस ब्लाउज हासा मुख्तसर था। उसने सोने का खूबसूरत लॉकेट और हल्के बुंदे पहन रखे थे। वो एक भरपूर जवान और हसीन औरत थी। ब्लाउज में उसकी जवानी, उसका शबाब गोया छलका पड़ रहा था। मेरे लिए उस पर नजरें टिकाना मुश्किल हो गया और मैं ये सोचे बगैर न रह सका कि अगर देशमुख इसके लिए मरने मारने को तैयार था तो कुछ गलत भी नहीं था। इस औरत के लिए तो सल्तनत भी लुटाई जा सकती थी और मुझे हैरत थी कि वो अब तक अपनी जिंदगी को इस तरह जाया क्यों करती रही थी। इसमें शुबा नहीं कि उसे शौहर की मौत का बहुत सदमा होगा, लेकिन चंद रोज पहले कॉटेज में उसने मुझसे कहा था कि जाने वालों के लिए अपनी जिंदगी को रोक नहीं लगाया जा सकता। बिन बास ले लेना या अपनी जिंदगी को तेज देना तो अपने साथ ही बहुत बड़ा जुल्म है। मैं ये नहीं कहता कि औरत को ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारनी चाहिए या वो शमाए महफिल बनी रहे, लेकिन उसे इतना हक तो हासिल हो कि वो जिंदगी की खुशियों से अपना हिस्सा वसूल कर सके। मेरे सामने खड़ी हुई शोभा ने नमस्कार के लिए दोनों हाथ जोड़ दिए। उसके होंठों पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट थी। वो जिंदगी से भरपूर औरत नजर आ रही थी। न जाने उस वक्त मेरा ये दिल क्यों चाहने लगा कि मैं आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में समेट लूं, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से अपनी इस ख्वाहिश पर काबू पा सका था। गुड, मैंने मुस्कुराया। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे अफसोस है कि आपको इंतजार की जहमत उठाना पड़ी, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। मेरी इस बात पर उन तीनों ने कहका लगाया और जब हंसी थमी तो मैंने शोभा की तरफ देखते हुए कहा, आपको यकायक ये ख्याल कैसे आया? मैं कई रोज से अपना हुलिया बदलने के बारे में सोच रही थी, शोभा ने मुस्कुराते हुए कहा। उस रोज मैंने तुम्हें तो लंबा चौड़ा लेक्चर सुना दिया, लेकिन बाद में मैं अपने बारे में सोचती रही कि मैं खुद इन बातों पर किस हद तक अमल कर रही हूँ। हकीकत ये है। उच्चल लम्हे खामोश हुई, फिर बोली, मैं जब जयपुर से निकली थी तो ये तय कर लिया था कि जहाँ भी जाऊंगी इस उदासी और अफसुर्दगी से निजात हासिल कर लूंगी। मैं अपने बहुत सारे कपड़े और जेवर साथ लेकर आई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। लोगों की बातों से डर लगता था। लेकिन जब से हम लोग इस बंगले में आए हैं, ये दोनों मेरे पीछे पड़ी हुई थी। उसने बमला और सोनिया की तरफ इशारा किया और फिर मैंने भी सोचा कि पूरी जिंदगी तो सोग में नहीं गुजारी जा सकती ना। धर्म भी विधवा औरत पर यह पाबंदी नहीं लगाता कि वो दूसरी शादी ही ना करे। ये तो औरत पर मुनहसिर है कि वो मरने वाले पति की याद को सीने से लगाए रखे या पहाड़ जैसी जिंदगी गुजारने का कोई दूसरा सहारा तलाश कर ले। इसमें शुबा नहीं कि मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी। उसने मुझे जिंदगी में बहुत खुशियां दी, मैं उसे कभी भूल नहीं सकूंगी, लेकिन किसी की यादों के सहारे तो जिंदगी बसर नहीं की जा सकती ना। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, मैं जयपुर में बहुत सारी ऐसी औरतों को जानती हूँ जिन्होंने विधवा होने के बाद दूसरी बल्कि उसके बाद तीसरी शादी भी कर ली। विधवा औरत के लिए शादी न करना कोई जबरदस्ती नहीं है।
अगर कोई दूसरी शादी करना चाहे तो उसे मना नहीं किया जा सकता। ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि दौलतमंद तबके में तो सब कुछ जायज समझा जाता है। धर्म को अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए तरह तरह की तावीलें घड़ ली जाती हैं और पंडित भी इन धन वालों का साथ देते हैं, लेकिन निचले और गरीब तबके में सारी पाबंदियां आयद रखी जाती हैं। इसका कोई कदम आम डगर से हट जाए तो उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। और मैं बहस में जाने की जरूरत नहीं है शोभा जी, मैंने इसकी बात काटते हुए कहा। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने दूसरी शादी का फैसला कर लिया है? किसी को नजरों में टिका लिया है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शोभा तो जल्दी से बोली। उसका चेहरा कुछ और गुलनार हो गया था। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस। ठीक है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। तो फिर क्यों ना आज दोपहर का खाना बाहर हो जाए? यहाँ एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी है, प्रेम नॉरस। यूरोपियन और चाइनीज खाने वहाँ बहुत अच्छे बनते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन कुछ नहीं। मैंने एक बार फिर उसकी बात काट दी। एक बार बाहर निकलोगी तो सारी झिझक खुद ब खुद दूर हो जाएगी। ठीक है चलो। शोभा ने मेरी बात मान ली। अरे भाई, हमें भी 10 मिनट का वक्त दो, हम भी तैयार हो जाएं, सोनिया ने जल्दी से कहा। वो दोनों फौरन ही अपने कमरे में घुस गईं और दरवाजा बंद कर लिया। मैं शोभा के पास बैठा बातें करता रहा। मेरी नजरें बार बार शोभा की तरफ उठ रही थी। मेरी नजरों में मैल नहीं था और न ही मन में खोट थी, लेकिन न जाने क्यों मेरे सीने में गुदगुदी सी होने लगी थी और दिल चाहता था उसे देखता रहूं। ठीक 10 मिनट बाद सोनिया और बमला भी तैयार होकर कमरे से निकल आई और उसके 2-3 मिनट के बाद हम बंगले के गेट से निकल रहे थे। मैंने सरिंदर और रविंदर को कुछ हदायत दी और हम एक तरफ चलने लगे। बाजार ज्यादा दूर नहीं था। शोभा हमारे साथ पहली मर्तबा इस तरह आजादी से बाहर निकली थी और बहुत खुश थी। हम काफी देर तक बाजारों में घूमते रहे और एक चक्कर लारी अड्डे का भी लगाया। शोभा अंजाइना की मरीजा थी, उसकी वजह से हमारे चलने की रफ्तार बहुत सुस्त थी। 2 बजे के करीब हम प्रेम नोरस रेस्टोरेंट में पहुंच गए। बहुत कुशादा हाल था। मुनासिब फासलों पर मेजें बिछी हुई थी। दीवारों के साथ हटकर कैबिन बने हुए थे और ऊपर भी वसी बालकनी थी। वहां भी मेजें बिछी हुई थी और कैबिन भी थे। नीचे हाल में अगरचे 1-2 मेजें हाली थी, लेकिन हम ऊपर बालकनी में आ गए और एक ऐसी मेज पर बैठ गए जहां से नीचे आमदोरफ्त के दरवाजे पर भी निगाह रखी जा सकती थी। इस रेस्टोरेंट में अगरचे मुकामी गाहक भी थे, मगर ज्यादातर यूरोपियन सियाहों की थी। उसकी वजह शायद ये थी कि यहाँ चाइनीज और यूरोपियन खाने दस्तयाब थे। रेस्टोरेंट में सर्विस के लिए हसीन और खूबसूरत लड़कियां थी। स्कर्ट ब्लाउज में मलबूस ये खूबसूरत लड़कियां ग्राहकों की सेवा के लिए बड़ी महारत और बड़ी फुर्ती से इधर उधर आ जा रही थी। एक वेट्रेस हमारी मेज पर भी आ गई और हमने 3-4 मुख्तलिफ डिशों पर मुश्तमिल चाइनीज खाने का ऑर्डर दे दिया। रेस्टोरेंट से निकलकर हम फिर बाजार वाले रास्ते में घूमने लगे। जरूरत की चंद चीजें भी खरीदी और वापस आ गए। शोभा की झिझक और खौफ दूर हो गया था। इसी दौरान में हमें कोई ऐसा आदमी भी नजर नहीं आया था जिस पर किसी किस्म का शुबा किया जा सकता था। शोभा एक बार फिर गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट के मंसूबे बनाने लगी थी। उसके तीसरे दिन हम फिर प्रेम नोरस रेस्टोरेंट में रात का खाना खा रहे थे। उस वक्त बमला भी साड़ी में थी और शोभा ने भी नेवी ब्लू साड़ी पहन रखी थी। इस साड़ी में वो पहले से भी कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। सोनिया तो हस्बे मामूल स्कर्ट और ब्लाउज में थी। आसपास की मेजों पर बैठे हुए लोग मुड़ मुड़ कर उनकी तरफ देख रहे थे। हम रेस्टोरेंट से निकलकर टहलते हुए 11 बजे के करीब कोठी पर पहुंच गए। गेट से बाहर कैबिन में कुर्सी पर बैठा हुआ नेपाली गार्ड रविंदर हमें देखते ही उठ गया। साहब जी, आपके 2 मेहमान आए हुए हैं। हमने उन्हें बड़ी इज्जत से अंदर बिठा दिया है। उसे बारी बारी हमारी तरफ देखते हुए बताया। 2 मेहमान? मैं चौंक के बगैर न रह सका। अब फिर मेरे जहन में अचानक ही ठाकुर और रूपमती का ख्याल उभर आया। ओ, जयपुर से आए हैं। मैंने सवालिया निगाहों से रविंदर की तरफ देखा। जी साहब, मेहमानों ने तो ऐसा ही बोला है, जयपुर से आए हैं, रविंदर ने जवाब दिया। हम गेट के अंदर दाखिल हुए तो सरिंदर ने भी उठकर सलाम किया। ठाकुर और रूपमती आए होंगे।
शोभा ने कहा, उनके सिवा और कौन हो सकता है? मैंने जवाब दिया, 3 दिन पहले ठाकुर से फोन पर बात हुई थी। उस वक्त तो उसने यहाँ आने का कुछ भी नहीं कहा था। हो सकता है वो हमें सरप्राइज देना चाहते हो, इसलिए अपने आने की इतला नहीं दी होगी। हम बरामदे वाले दरवाजे में दाखिल हुए तो मैं ठटक कर रुक गया। मुझे यूं लगा जैसे जमीन ने मेरे पैर पकड़ लिए हों। सामने ही सोफे पर 2 आदमी बैठे हुए थे। इनमें से एक को मैंने पहचान ही लिया था। कई मर्तबा अखबारों में मैं उसकी तस्वीर देख चुका था। वो देशमुख था। मैंने मुड़कर शोभा की तरफ देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे सारा खून नुचड़ गया हो। सोनिया और बमला के चेहरों पर भी हवाइयां सी उड़ने लगी। वो दोनों सहमी हुई नजरों से देशमुख की तरफ देख रही थी। देशमुख सूरज से ही गुंडा लगता था। उसे कद 6 फुट के करीब तो जरूर रहा होगा। कसरती बदन, सर पर गोल टोपी जिस पर 3 रंगीन धागों से कशीदाकारी की गई थी। टोपी किसी कदर तिरछी रखी हुई थी। उसके दाएं गाल पर मसा था। वो बाकायदगी से शेव बनाने का आदी था। बारीक मूंछें जो किनारों से ऊपर को उठी हुई थी, उन्हें शायद तलवार कट मूंछें कहा जाता था। देशमुख ने जीन्स की पतलून और ओपन शर्ट पहन रखी थी, जिसके ऊपर के बटन खुले हुए थे और गले में सोने की मोटी सी चेन नजर आ रही थी। वो नेता यानी सियासतदान था, और मेरे ख्याल में किसी सियासतदान को इस किस्म का हुलिया जेब नहीं देता। लेकिन फिर भी ये बात भी थी कि वो बुनियादी तौर पर गुंडा ही था। अब उसकी फितरत तो नहीं बदल सकती थी। वो सोफे पर आलती पालती मारे बैठा हुआ था। उसका दूसरा साथी दरमियानी और घुटे हुए जिस्म का था। वो भी सूरज से छटा हुआ बदमाश लगता था। वाह शोभा देवी, वो अपनी जगह पर पहलू बदलते हुए बोला। उसकी हवस भरी नजरें शोभा की सरापा का जायजा ले रही थी। यहाँ आकर तो खूब पर पुर्जे निकाल लिए। वो रूप भी खूब गजब का निकाला है। ये लोंडा फांस लिया है क्या? हम में क्या कमी है? अबे कौन हो तुम और ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। अभी होश में रह कर बात कर छोकरे। देशमुख पहलू बदलते हुए गुर्राया। तो हमको नहीं जानत हो? नेता हूँ नेता। उल्टा टांग के चमड़ी गिरा दूंगा। तो चुप का खड़ा रहे। हम शोभा से बात कर रहे हूँ। पहले तो मैं तुम्हारी नेतागिरी सारी निकाल दूं, मैंने भी घुरा कर कहा और शोभा को कमरे में जाने का इशारा किया। सुना है तुम बहुत बड़े गुंडे हो। लोग तुम्हारा नाम सुनकर कांपते हैं। तुम्हें तुम्हारी शामत यहाँ खींच लाई है। अब तुम अपने पैरों पर चलकर यहाँ से नहीं जा सकोगे। अरे कुत्ते की तरह क्या भौंकत हो? देशमुख ने कहा। अब वो भी सोफे पर आलती पालती मारे बैठा था, जबकि उसका दूसरा साथी मुझ पर झपट पड़ने को तैयार था। तुम्हारा कोई दुश्मन ना ही है और ना ही हमारी तुमसे कोई दुश्मनी है। हम इसको लेने आया हूँ, शोभा को। बहुत ऐश कर लिया तुमने इसके साथ। अब इसे हमारे हवाले कर दो। हम यहाँ से चला जाऊंगा। ये दुरुस्त है कि पहले मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन तुमने इस घर में दाखिल होकर दुश्मनी की बुनियाद रखती है। मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं। अगर तुमने इस मोहलत से फायदा ना उठाया तो। क्या देखत रहे हो रांगर? देशमुख ने मेरी बात काटकर अपनी साथी को मुहातब किया। लोंडे को बता हम कौन हैं और यहाँ क्यों आया है। इसको ये भी बता कि शोभा हमारी है। उसने अब तक उसके साथ जो अय्याशी कर ली वो हम माफ कर देवे हूं। चल बता दे इसको कि हम शेर के मुंह में हाथ डालकर निवाला छीन लेवत वाला हूँ। रांगर उठकर खड़ा हो गया। उसने जीन्स की पतलून पर बगैर आस्तीन के चमड़े की जैकेट पहन रखी थी। बाजू के मसल्स उभरे हुए थे। सीने और चेहरों पर जख्मों के कई निशान थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा लड़ते हुए ही गुजरा है। उसकी आंखों में सुरही भी नजर आ रही थी। वो सोफे से उठकर 90 तुले कदम उठाते हुए मेरी तरफ बढ़ा और 2 कदम के फासले पर रुक गया। मैं इस तरह आगे को झुका जैसे उसकी टांगों से लिपटना चाहता हूँ। वो अपने आप को बचाने के लिए तेजी से नीचे झुका,
लेकिन मैं उससे भी ज्यादा तेजी से सीधा होकर उसकी थोड़ी पर घुटने से जोरदार जरब लगा दी। वो कराहते हुए सीधा हुआ तो मैं अपनी जगह पर उछलकर उसके सीने पर फ्लाइंग किक लगाई। किक उसके सीने पर लगी। मेरा ख्याल था कि वो ढेर हो जाएगा, मगर वो महज लड़खड़ा कर रह गया। मैं फिर उछला। इस मर्तबा मैंने हवा में घूमकर किक लगाई थी। मेरे दाएं पैर का पंजा गद्दी की तरफ उसके दाएं कंधे के जोड़ पर लगा। इस मर्तबा वो कराह कर 2 कदम और पीछे हट गया। मैं उसे संभलने का मौका नहीं देना चाहता था। इस मर्तबा मैंने फ्लाइंग किक की बजाय वहीं खड़े खड़े लट्टों की तरफ घूमकर स्पिन किक लगाई। ये जरब उसके पहलू पर लगी। वो इस मर्तबा भी गिरने के बजाय घूम कर रह गया। वो एक हाथ पहलू पर रखे नीचे झुका तो मैंने भी तेजी से नीचे झुक गया और उसे कंधे पर उठाकर सोफे की तरफ उछाल दिया। रांगर देशमुख के ऊपर गिरा। देशमुख तो चीख उठा। वो दोनों सोफे समेत पीछे उलट गए। मैंने भी छलांग लगाकर सोफे की पिछली तरफ पहुंच गया। देशमुख की टोपी दूर जा गिरी थी। उसके बाल इतने बड़े नहीं थे कि मुट्ठी में आ सकते। मैंने उसे शर्ट के कॉलर से पकड़कर उठाया और उसके कूल्हे पर एक जोरदार ठोकर मार दी। वो लड़खड़ाते हुए मुंह के बल सोफे के दूसरी तरफ गिरा। मैं भी छलांग लगाकर वापस उसकी तरफ आ गया। देशमुख बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ जेब तक पहुंचता, मैं एक बार फिर अपनी जगह से उछल गया। मेरी दोनों टांगें उसकी गर्दन से लिपट गईं और इस तरह मेरा सर नीचे की तरफ हो गया। देशमुख ने अपने हौस काबू में रखे थे। उसे दोनों हाथों से मेरे पहलुओं को गिरफ्त में लेने की कोशिश की। अगर उसकी गिरफ्त जम जाती तो मेरे लिए हैरियत खतरे में पड़ जाती, लेकिन मैंने उसके दोनों हाथ जमीन पर टिकाकर अपने आप को आगे की तरफ झटका दिया। देशमुख मेरे ऊपर से होते हुए पूरे कद के साथ उल्टी कलाबाजी खाकर पुष्ट के बल सेंटर टेबल पर गिरा। मेज की टॉप शीशे की थी। शीशा एक जोरदार छनाके से टूट गया और उसके साथ ही देशमुख के मुंह से जोरदार चीख निकल गई थी। मैं फौरन ही संभल गया और उठने की कोशिश कर रहा था कि रांगड़ हाथ में चाकू लिए मुझ पर हमलावर हुआ। मैंने इसे दोनों पैरों पर रोककर पूरी कुव्वत से दूसरी तरफ उछाल दिया और बड़ी तेजी से उठकर खड़ा हो गया। रांगड़ भी उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसको मौका नहीं दिया। मैंने जोरदार राउंड हाउस किक लगा दी जो उसकी पिंडली के पिछले हिस्से पर लगी। वो चीखता हुआ नीचे गिरा। मेरा ख्याल था कि उसकी पिंडली का गोश्त फट गया था। देशमुख इस दौरान उठ चुका था और वो एक बार फिर जेब में हाथ डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने इस मर्तबा भी उसे मौका नहीं दिया। मेरी साइड किक उसके बाजू पर लगी और फिर मैंने उसे टिकने का मौका नहीं दिया और किक पर किक लगाता चला गया। इसी दौरान मैं रांगड़ भी संभल कर मेरी तरफ लपका था। मैं उसकी तरफ से भी गाफिल नहीं था। मेरी एक ही स्पिन किक ने उसे जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया था। मैं फिर देशमुख की तरफ मुतवज्जा हो गया। मेरा एक भरपूर पंच उसके जबड़े पर लगा। वो चीख उठा। उसके मुंह से खून बह निकला। मैंने उसी जगह एक और पंच लगाया। इस मर्तबा उसने खून थूका तो उसके साथ एक दांत भी था। मारो इसे और मारो, ये शोभा की आवाज थी। मैंने उसे कमरे में भेजा था, लेकिन वो बाहर आ गई थी। इन दोनों को मेरे हाथों पिटते देखकर उसका हौसला बढ़ा था और वो चीख चीख कर मेरा हौसला बढ़ा रही थी। मुझे वाकई उसके चीखने से मजीद हौसला मिला था। मैंने देशमुख और रांगड़ को एक बार फिर ठोकरों पर रख लिया। शोभा के जी में जाने के आई कि वो भी मैदान जंग में कूद पड़ी और फिर बमला भी उसके पीछे नहीं रही थी। इन दोनों ने टूटी हुई सेंटर टेबल के पाए खींच लिए और इन दोनों ने उन दोनों की धुनाई शुरू कर दी, बिल्कुल इस तरह जैसे धोबी घाट पर कोई मैले कपड़े कूट रही हो। सोनिया भी दौड़कर बाहर आ गई थी। वो दोनों नेपाली गनमैनों को लेकर आई। नेपाली गनमैनों ने ये सूरत हाल देखी तो रांगड़ और देशमुख पर पल पड़े। मैंने बमला और शोभा को पीछे खींच लिया। शोभा तो बुरी तरह बफरी हुई थी। मैंने उसे बाहों की लपेट में लेकर कमरे में आ गया। छोड़ दो मुझे। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चीख रही थी। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार दो उसे। उसने मुझे बहुत परेशान किया है।
और मुझे सूली पर टांग रखा है उसने। होश में आओ शोभा। मैंने उसे बाहों से पकड़कर झंझोड़ दिया। अपने हाथ काबू में रखो, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तुम यहीं बैठी रहो, बाहर मत आना। मैं उसे कमरे में छोड़कर बाहर की तरफ लपक आया। सरिंदर ने अपना पिस्तौल निकाल लिया था और रविंदर लातों और घोंसों से उन दोनों की धुनाई कर रहा था। बस छोड़ दो अब इन्हें, मैंने चीख कर कहा। घर आए हुए मेहमानों की इतनी सेवा काफी है। सुरिंदर और रविंदर मशीनी अंदाज में रुक गए और फिर मेरी हदायत पर रविंदर उनकी तलाशी लेने लगा। देशमुख की पतलून की जेब से पिस्तौल बरामद हुआ, जिसे लड़ाई के दौरान मैं वो बार बार निकालने की कोशिश करता रहा था। रांगड़ के पास से कोई आछी असला बरामद नहीं हुआ। उसके पास वही वो चाकू था जब टूटी हुई मेज के करीब धरी पर पड़ा हुआ था। रविंदर ने वो चाकू भी उठा लिया। क्या ख्याल है नेताजी? मैंने देशमुख की तरफ देखते हुए कहा। इस हालत में तुम्हारी तस्वीर खींचकर अखबार में छपवा ना दी जाए, कैसी रहेगी? तेरा दाव चल गया है लोंडे। देशमुख के मुंह से आवाज भी मुश्किल निकल सकी थी। हम अब भी कहता हूं कि शोभा को मेरे हवाले कर दे। उसकी खोपड़ी पर लगने वाली मेरी ठोकर से उसके आखिरी अल्फाज भी बदल गए थे। अब अगर तुम्हारी जुबान पर शोभा का नाम आया तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। मैंने उसे एक बार और ठोकर लगाते हुए कहा। तुम शोभा को जिस तरह परेशान करते रहे हो मुझे सब मालूम हो चुका है, लेकिन अब अगर तुमने शोभा की तरफ मैली आंख से भी देखा तो आंखें निकाल दूंगा और तुम्हारे हाथ पैर काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। तुम भीख मांगने के भी काबिल नहीं रहोगे। बोल ले तू, देशमुख ने दरी पर खून थूकते हुए कहा। पर ये जान ले कि शोभा मेरी है। दुनिया की कोई शक्ति उसे मुझसे नहीं बचा सकती। वो उसके आखिरी अल्फाज एक बार फिर चीख में बदल गए। पता नहीं शोभा किस वक्त कमरे से बाहर निकल आई थी। उसके हाथ में पकड़ा हुआ मेज का पाया उसने पूरी कुव्वत से उसके कंधे पर मारा था और फिर पै दर पै उस पर जरबे लगाती रही। देशमुख अपने आप को बचाने के लिए दर्री पर लौटता रहा, लेकिन शोभा का हर वार उसे चीखने पर मजबूर कर देता था। मैंने लपक कर शोभा को बड़ी मुश्किल से काबू में किया था। शोभा को तुमने लूट का माल समझ रखा है? वो चीही। तुफ है तुम्हारी मर्दानगी पर। उसने देशमुख के मुंह पर थूक दिया। कमजोर और बेसहारा औरतों पर धौंस जमाकर अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो। एक मर्द सामने आया तो तुम्हारी सारी मर्दानगी निकल गई। मर्दानगी तो हम तुम्हें दिखाऊंगा, देशमुख बोला। वो वाकई बहुत ही ढीठ और बहुत ही बेगैरत था। इतनी पिटाई होने के बावजूद भी उसे गैरत नहीं आई थी। बेहतर है तुम अब यहाँ से चले जाओ, मैंने उसे घूरते हुए कहा। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, ये पहला और आखिरी मौका है। आइंदा अगर तुमने शोभा के रास्ते में आने की कोशिश की तो तुम अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं रहोगे। देख लूंगा, तेरे को भी देख लूंगा, देशमुख होनहार नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोला। इसे छोड़ने का मत साहब, सुरिंदर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। इस लोग को पुलिस कस्टडी में देने का है ना? नहीं, इस मर्तबा इन्हें जाने दो, लेकिन अगर आइंदा कहीं आस पास नजर भी आए तो उड़ा देना गोलियों से। मैंने कहा। ठीक बोलने का है साहब, सुरिंदर ने कहा और देशमुख को शर्ट के कॉलर से पकड़ के मैंने उठा दिया। चल उठ। तुम तो हमको बोलने का था कि बेगम साहब का रिश्तेदार आया हुआ है, इसलिए हम तुमको इज्जत के साथ अंदर बैठा दिया। कोई चीज तो चोरी नहीं किया हो, तुम हमारी तलाशी ले चुके हो। देशमुख ने झटके से अपना कॉलर छुड़ा लिया और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला। हम चलता हूँ। चले भी जाओ, मैंने गुस्से से कहा। और हाँ, अपना ये दांत भी उठा कर ले जा, हमें इसकी जरूरत नहीं। उसने होनहार नजरों से मेरी तरफ देखा और रांगड़ को इशारा करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। और रांगड़ लंगड़ाते हुए चल रहा था। उसकी पिंडली की पिछली तरफ लगने वाली मेरी राउंड हाउस किक से गोश्त फट गया था और मैं जानता था कि वो 8-10 दिन तक मालिश करवाता रहेगा। देशमुख की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी।
उसका एक दांत टूट चुका था और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी चोटें आई थीं। जैसे कि मैं पहले भी कहीं बता चुका हूँ कि इस किस्म के गुंडों की सारी ताकत उनके गुर्गों में होती है। वो खुद किसी के हत्थे चढ़ जाएं तो चंद हाथ खाकर ही कदमों पर गिर जाते हैं और गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रहम की भीख मांगने लगते हैं। देशमुख एक लिहाज से दूसरे गुंडों से मुख्तलिफ साबित हुआ था कि बुरी तरह पिटने के बाद भी वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया नहीं था, बल्कि आखिरी वक्त तक संगीन नताइज की धमकियां देता रहा था। बेमी उनके पीछे ही बाहर निकल आया। वल्ला भी मेरे साथ थी। सरिंदर और रविंदर देशमुख और रांगड़ को धक्के देते हुए गेट से बाहर ले आए थे और उनके कोलों पर लाते रसीद करके छोड़ दिया। वो दोनों गली के आहर में मोड़ पर खड़ी हुई एक कार के करीब रुक गए। जब हम बाजार से वापस आए थे तो इस कार के करीब से गुजरे थे, मगर तवज्जो नहीं दी थी। वो दोनों कार में बैठ गए। चंद सेकंड बाद इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी और फिर कार पुरशोर आवाज के साथ मुहालिफ समत में चलती चली गई। मैंने रविंदर को गेट पर ही छोड़ दिया और सरिंदर को इशारा करते हुए अंदर आ गया। सोनिया और शोभा अपनी जगह पर खड़ी थी जहां मैं उन्हें छोड़कर गया था। शोभा की साड़ी का पल्लू नीचे लटका हुआ था और उसे देखकर यूं लगता था जैसे उसने सिर्फ धोती और ब्लाउज पहन रखा हो। मैं उसके सामने रुक गया। वो चंद लम्हे अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखती रही। फिर सोनिया, बमला और सरिंदर की मौजूदगी की परवाह किए बगैर शोभा इंतहाई वालहाना अंदाज से मुझसे लिपट गई और मेरे रुखसारों और पेशानी पर चटाचट बोसे देने लगी। तुम वाकई बहुत बहादुर और हौसलामंद हो। वो एक कदम पीछे हटकर मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली। देशमुख को यहाँ देखकर तो मेरी रूह फना हो गई थी। मैं तो ये समझी थी कि शायद हमारा अंत होने वाला है। मैंने उसका जुमला मुकम्मल कर दिया। हाँ, मैं तो काम कर रह गई थी। उसे सर हिला दिया। मेरा हिम्मत सिंह बहुत हिम्मत वाला है दीदी, बमला बोल पड़ी। मुझे याद है जब सारसिका में डाकू मुझे उठाकर जंगल में ले गए थे तो ये अकेला उन डाकू के पीछे जंगल में आ गया था और डाकू के सरदार को इस तरह पटक पटक कर और उछल उछल कर मारा कि वो मंजर में आज तक नहीं भूल सकती। बातें तो बाद में होंगी, पहले यहाँ की सफाई तो कर ली जाए, मैंने कहा। सुरेंद्र पहले ही इस काम में मसरूफ हो चुका था। उसने उल्टे हुए सोफे और कुर्सियां सीधी कर दी और टूटी हुई मेज और शीशे के टुकड़े उठाने लगा। बमला और सोनिया भी उसका हाथ बटाने लगी। सुरेंद्र ने शीशे के टुकड़े उठाकर बाहर फेंक दिए। सोनिया एक बाल्टी में पानी और पुराना कपड़ा ले आई। सुरेंद्र कपड़ा भिगोकर दरी पर खून के धब्बे साफ करने लगा। उसने देशमुख का टूटा हुआ दांत भी उठाकर बाहर फेंक दिया था। मुझे यकीन था कि देशमुख 4-6 रोज तक अपने जबड़ों की सफाई जरूर करेगा। सफाई में पौन घंटा लग गया। सफाई के दौरान में दर्री से देशमुख और रांगड़ के सोने की जंजीरें भी मिली थी। लड़ाई के दौरान वे जंजीरें उनके गलों से टूटकर गिर गई थीं। मैंने एक चेन सुरेंद्र को और दूसरी रविंदर को इनाम के तौर पर दे दी। वो दोनों बहुत खुश हुए। पिस्तौल और चाकू मैंने सुरेंद्र से ले लिया था। इन दोनों ने फिर अपनी ड्यूटी संभाल ली। सोनिया ने एक और अच्छा काम ये किया कि कॉफी बनाकर ले आई। इस वक्त वाकई चाय या कॉफी की तलब महसूस हो रही थी। इस दौरान में शोभा बार बार मेरा जिस्म टटोल रही थी और पूछ रही थी कि मुझे चोट तो नहीं आई। तुमने इन्हें यहाँ से चले जाने का मौका देकर अच्छा नहीं किया, शोभा ने कहा। वो धमकी देकर गया है और फिर आएगा। अब अगर वो आया तो अपने पैरों पर चलकर नहीं जाएगा, खाट से ही वापस चला जाएगा, मैंने जवाब दिया। वैसे आज तुमने भी अपने दिल की कुछ भड़ास निकाल ली। अब तुम्हारे दिल में भी कोई खौफ नहीं होना चाहिए। गुंडों से डरा जाए तो वो उतना ही ज्यादा दबाते हैं। इनसे निमटने का एक ही तरीका है जो आज तुमने देख लिया। हाँ, अब मेरे दिल में कोई खौफ नहीं रहा। अब मैं इसे माफ नहीं करूंगी, शोभा ने जवाब दिया। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि फोन की घंटी बज उठी और हम सब उछल पड़े। बमला करीब बैठी थी। उसने हाथ बढ़ाकर फोन रिसीव कर लिया। बात करते हुए उसके चेहरे पर तिमतमाहट सी आ गई। मैं समझ गया
कि वो किसकी कॉल हो सकती है। फिर उसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। दीदी रूपमती है, उसने बताया। मैंने रिसीवर ले लिया। चंद लम्हे रूपमती से बात की, फिर ठाकर लाइन पर आ गया। चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद उसने कहा, मैंने अपने एक आदमी के जरिए देशमुख की निगरानी करवाई थी, लेकिन 2 रोज पहले वो अचानक गायब हो गया। वो जयपुर में नहीं है। उससे हमारी मुलाकात हो गई है अभी थोड़ी देर पहले, मैंने जवाब दिया। क्या मतलब? क्या वो? हाँ, वो यहाँ पहुँच गया है और 1-1.5 घंटा पहले वापस अपनी कोठी पर आया है। हमने उसकी मुनासिब तवाज़ा कर दी है। उम्मीद है उसे कोई शिकायत नहीं रहेगी, मैंने कहा, और फिर उसे आज के वाक़े की तफसील बताने लगा। ओह, ठाकर ने कहा, मेरी ज़रूरत हो तो आ जाऊं? फिलहाल नहीं, मैंने जवाब दिया। अभी कई रोज तक वो अपनी चोटें सहलाता रहेगा। हो सकता है ऋषिकेश में ही कहीं छुपा रहे या कहीं और चला जाए, लेकिन मुझे यकीन है कि वो वापस जरूर आएगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। और कहो तो 1-2 आदमी भेज दूं? ठाकर ने कहा। नहीं, मैंने यहाँ बंदोबस्त कर लिया है, तुम परेशान मत हो। ऐसी कोई बात हुई तो मैं तुम्हें फौरन इतला दूंगा, मैंने जवाब दिया। और कुछ देर मजीद गुफ्तगू के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। इसके साथ ही ये पार्ट अपने अख्ताम को पहुंचा।